1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री के रूप में आज़ाद हुए, दो अलग अलग देश के रूप में आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तो 1947 के अंदर आज़ाद हो गए, लेकिन जब साल आया 1950 तब इंडिया के अंदर स्थित जो अपना पूर्वी पंजाब था, पूर्वी पंजाब, उसके अंदर भाषाई पुनर्गठन यानी राज्य को भाषा के आधार पर बांटने की मांग उठी कि इस राज्य को भाषा के आधार पर बांटो। इस पूर्वी पंजाब के अंदर बहुत से मिक्स भाषा के लोग रहते हैं, मिक्स लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, तो हमको अलग अलग बांट दो। तो ये आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। तो पंजाबी लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया, पंजाबी सूबा आंदोलन। वो जो पंजाब था उसके अंदर आंदोलन शुरू हुआ, पंजाबी सूबा आंदोलन। तो उस आंदोलन की वजह से बहुत सालों बाद 1966 के अंदर पंजाब को डिवाइड करने के बारे में सोच लिया कि हाँ, अब लैंग्वेजेस के आधार पर पंजाब को बांटेंगे। तो पूरे पूर्वी पंजाब को 3 भागों में बांटा गया, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा हरियाणा और तीसरा जो प्रेजेंट में पंजाब है वो, यानी 3 राज्यों के रूप में पूर्वी पंजाब को बांट दिया गया। अब बांट दिया गया, अब जो प्रेजेंट पंजाब है, तो उस टाइम में जो पंजाब राज्य था उस राज्य के अंदर भी हिंदू और पंजाबी लोग मिक्स रूप में रहा करते थे, यानी जो हिंदू लोग थे और जो सिख लोग थे वो मिक्स रूप में रहा करते थे। अब उन लोगों के बीच में एक और होड़ मच गई। जो हिंदू लोग थे वो हिंदी को अपनी मातृभाषा माना करते थे, और जो पंजाबी लोग थे ना, वो पंजाबी लैंग्वेज को अपनी मातृभाषा माना करते थे। अब एक और बार शुरू हुई जंग, हिंदी वर्सेस पंजाबी। अब ये कट्टरपंथी, ये जो हिंदू वर्सेस पंजाबी लोगों की है, यही कट्टरपंथी, यही दुश्मनी आगे चलकर खालिस्तान के बारे में सोचने और उसको एक अलग डिमांड के रूप में उभारने के लिए रास्ता खुला उस दुश्मनी के कारण। अब शुरू होता है खालिस्तान के लिए जंग का ऐलान। अब 1966 के अंदर ये पंजाब अलग हो गया। अब आगे ये हिंदू वर्सेस पंजाबी लोगों के बीच में पंजाब राज्य के अंदर जंग भी शुरू हो चुकी थी। अब वो दौर था अपना हरित क्रांति का, यानी उस हरित क्रांति के दौर के अंदर फसलों पर, खेतीबाड़ी पर ध्यान दिया जा रहा था, और साथ ही साथ उद्योग धंधों के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा था। तो इस हरित क्रांति के दौर के अंदर अब ये हिंदू और मुस्लिम की जंग अलग रख दी जाती है, और फिर एक नया सरकार के विरोध में प्रदर्शन चालू होता है। वो क्या होता है कि उस पंजाब के अंदर आधुनिक कृषि के संसाधन तो उपलब्ध करवा दिए गए थे सरकार के द्वारा, यानी जो मशीनरी सिस्टम थे कृषि के लिए वो तो उपलब्ध करवा दिए गए थे, लेकिन पंजाब के अंदर कोई भी उद्योग, कोई भी धंधा स्थापित करने से मना कर दिया गया था। अब ऐसा क्यों? बिकॉज जो पंजाब है वो पाकिस्तान की और इंडिया की सीमा का राज्य है, सीमांत राज्य है। तो इंडिया गवर्नमेंट को यह डर था कि यदि वहाँ पर किसी फैक्ट्री की नींव रखी, कोई उद्योग चालू किया, तो वो जो पाकिस्तान वाले हैं वो घोचा करेंगे। तो पंजाब के अंदर किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं स्थापित किया गया। अब जो पंजाब के जो सारे लोग थे उन्होंने सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिए, सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिए। अब पहले से हिंदू वर्सेस मुस्लिम चल रहा था पंजाब के अंदर, अब पंजाब के अंदर एक दूसरी लड़ाई चालू हो गई कि हमारे लिए उद्योग धंधे स्थापित करो। बिकॉज वहाँ के जो युवा थे, वहाँ के जो यूथ थे ना, वो बिना उद्योग धंधों के उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, वो बेरोजगार थे। तो वहाँ के जो यूथ थे ना, वो बेरोजगारी के कारण आतंकवाद के रास्ते पे जा रहे थे, आतंकवादी बन रहे थे। अब सरकार के विरोध में भी पंजाबी लोग हो गए, सिख लोग हो गए, और हिंदुओं के विरोध में भी सिख लोग हो गए। अब जो खालिस्तान की मांग थी वो उभरने लगी, खालिस्तान की मांग उभरने लगी, और इंडिया के अंदर खालिस्तान की मांग को सबसे ज्यादा रखा गया संत जरनैल सिंह भिंडरवाले के द्वारा। संत जरनैल सिंह भिंडरवाले एक सिख क्रांतिकारी थे, एक सिख लीडर थे, जिन्होंने खालिस्तान की मांग को सबसे ज़्यादा बार बार हिंदुस्तान के अंदर उठाया कि वी वॉन्ट ए खालिस्तान,
वी वॉन्ट ए अनदर कंट्री फॉर सिक्स, यानी हम सिखों को एक अलग से अपना देश चाहिए, खालिस्तान चाहिए। अब एक तरफ तो संत जरनैल सिंह भिंडरवाले खालिस्तान की मांग कर रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ एक राजनीतिक पार्टी जो थी अकाली दल, वो भी सिखों की साइड थी। वो भी सिखों को ये कह रही थी कि हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, हम भी खालिस्तान के लिए आवाज़ उठाएंगे, बस आप हमें जितवा देना 1971 के चुनाव के अंदर। लेकिन 1971 के चुनाव के अंदर फिर से कांग्रेस आ जाती है और अकाली दल हार जाता है। लेकिन अकाली दल हारने के बावजूद भी 1972 के अंदर एक प्रस्ताव रखता है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। इस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के अंदर सबसे पहला और सबसे मुख्य नियम यही था कि वी वांट खालिस्तान, हमको एक अलग से सिखों के लिए खालिस्तान चाहिए। तो जैसे ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी के समक्ष रखा गया तो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज कांग्रेस का ये मानना था कि ये अलगाववादी प्रस्ताव है। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिससे एक देश से एक समूह अलग किया जा सकता है, यानी अपना जो इंडिया देश है इससे सिखों को अलग करने का ये प्रस्ताव है। तो हम ये बिल्कुल भी सहमति नहीं देंगे, बिल्कुल भी हम इसके प्रति सहमत नहीं है, हम इसको मंजूरी नहीं देंगे। तो वहां पर इस प्रस्ताव को, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करने के बाद भी इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाता है और वो बढ़ाया जाता है जरनैल सिंह भिंडरवाले के द्वारा। अब जरनैल सिंह भिंडरवाले और जो अकाली दल था वो साथ मिल चुके थे, वो एक गठबंधन बना चुके थे। अब कांग्रेस के खिलाफ एक नया दाव पेच खेला जाना था। अब कांग्रेस जो एक लीडर थे, भारत का नेता कांग्रेस था उस समय में, अब सिखों की नज़रों में अकाली दल और जरनैल सिंह भिंडरवाला ने कांग्रेस को गिरा दिया सिखों की नज़रों के अंदर। अब सिख वर्सेस कांग्रेस, और हिंदू तो पहले थे, तो हिंदू और कांग्रेस एक साइड और सिख एक साइड। अब ये आंदोलन बढ़ना था। तो अब ये जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था इसके विरोध में जो सिख लोग थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, बिकॉज सिख लोग आंदोलन कर रहे थे और सरकार को इस आंदोलन को रोकना था। यदि सरकार इस आंदोलन को नहीं रोकती तो सिख लोग सरकार को दबा देते। तो उस आंदोलन को रोकने के चक्कर में, उस प्रस्ताव को रोकने के चक्कर में कुल 190 सिख लोग मारे जाते हैं, 190 सिख लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये आंदोलन और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा भयानक रूप ले लेता है। और जरनैल सिंह भिंडरवाले वो तो लीडर थे और वो सिखों को अपने पक्ष में करे हुए थे। अब भिंडरवाले, सिख और कांग्रेस आपस में भिड़ने वाले थे। अब भिंडरवाले और सिख लोग तबाही मचा रहे थे। तो इंदिरा गांधी सरकार ने सोचा कि भिंडरवाले के लगाम को कसना पड़ेगा, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो 1984 के अंदर एक स्टिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके अंदर अपने जो आर्मी फोर्सेज हैं उनको लगाया जाता है और आर्मी फोर्सेज को ये कहा जाता है कि जो संत भिंडरवाले, जो गोल्डन टेम्पल है सिखों का, उस गोल्डन टेम्पल के अंदर छुपे हुए हैं। बिकॉज जो संत भिंडरवाले थे ना वो सिखों के लीडर थे और उनको सरकार का डर था क्योंकि सरकार उनको कभी भी मरवा सकती थी। तो जो अकाली दल के जो नेता थे उन्होंने अप्रैल 1983 के अंदर संत भिंडरवाले को कहा कि आप जो गोल्डन टेम्पल है, जो हम सिखों का एक पवित्र धाम है, वहाँ पर आप आ जाइए, वहाँ पर आप आसरा ले लीजिए, वहाँ पर आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, बिकॉज वहाँ पर अपना तख्त है, अकाल तख्त है अपना, तो अकाल तख्त हमारी रक्षा करेगा। अब ये चाहे सिखों की हार समझिए या फिर इंदिरा गांधी की जीत समझिए, इंदिरा गांधी का वो ब्लू स्टार ऑपरेशन 8 दिनों के बाद, यानी ये शुरू होता है 1 जून 1984 से और ख़त्म होता है 8 जून 1984 के अंदर। और इस ऑपरेशन के अंदर
कई सिख लोग मारे जाते हैं। अब वो कितने मारे जाते हैं, क्या क्या थे, कौन कौन थे, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ लेना, वहां पर ये पूरा आर्टिकल दे रहा हूं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, इसके खत्म होते ही खत्म हो जाता है संत भिंडरवाले का अस्तित्व है। जी हाँ, इस ऑपरेशन ब्लू स्टार की एंडिंग होती है संत जरनैल सिंह भिंडरवाले की मौत के साथ। इस ब्लू स्टार ऑपरेशन के एंड के अंदर संत जरनैल सिंह भिंडरवाले की मृत्यु हो जाती है। अब सिखों का लीडर, सिखों का मुख्य नेता संत जरनैल सिंह भिंडरवाले तो मर जाते हैं। तो क्या अभी आंदोलन रुक गया था? नहीं, आंदोलन नहीं रुका था। आंदोलन चला था 1991 तक। जी हाँ, 1991 तक ये आंदोलन रेगुलर रूटीन के साथ चल रहा था। अब इंदिरा गांधी ने संत भिंडरवाले को मरवा दिया, तो क्या इंदिरा गांधी जिंदा रह सकती थी क्या? नहीं रह सकते थे, नहीं, कदापि नहीं। तो जो इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड्स थे वो सिख थे, तो एक बॉडीगार्ड का नाम था सतवंत सिंह और एक का नाम था बेअंत सिंह। तो वो दोनों बॉडीगार्ड्स 31 अक्टूबर 1984 को संत भिंडरवाले के मृत्यु के 4 महीने बाद इंदिरा गांधी को मार देते हैं, गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं 31 अक्टूबर 1984 को। और इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात बाद में यह आंदोलन और ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज जो कांग्रेस से प्रेम करते थे, जो कांग्रेस के चाहने वाले थे, यानी जो सिखों के अलावा जो और कास्ट थे, वो सिखों के विरुद्ध हो जाती है और अब वो सिखों को मारना शुरू कर देती है। सिखों को मारने मराने पर वो आतुर हो जाती है। तो अब ये सिख लोग बच नहीं पा रहे थे। तो इस जो ये दंगा था, जो ये खालिस्तान की मांग थी, इसके अंदर हिंदू लोग भी मरे थे, सिख लोग भी मरे थे, अपनी इंदिरा गांधी जी भी मरे थे, जरनैल सिंह भिंडरवाले भी मरे थे, यानी नुकसान दोनों साइड हुआ था। तो ये छोटा सा एक आंदोलन इतना बड़ा मैसेक्री बन गया। छोटी सी एक आग की लपट इतना बड़ा ज्वालामुखी बन गया। इसके अंदर बहुत सी हत्याएं हो गई, बहुत से लोग मारे गए। तो ये बहुत बुरा हुआ। ये इंडिया का इतिहास ऐसा ही है, हर बार होता है तो बुरा ही होता है। मुसलमानों को अलग से देश चाहिए था तो मुसलमानों ने पहले विरोध किया, और जब पंजाबियों को यानी सिखों को चाहिए था तो सिखों ने विरोध शुरू कर दिया। और आखिर में इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1987 से 1991 तक पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। यानी वो पंजाब, उसके अंदर कोई भी मुख्यमंत्री वगैरह नहीं था किसी भी पार्टी का, ओनली राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति की मंजूरी से, राष्ट्रपति के देखरेख से पंजाब चल रहा था। और 1991 के अंदर जैसे तैसे ये हिंसा शांत हुई, इस पे विराम लगा और फिर इसके अंदर सरकार आई, फिर इसके अंदर नई सरकार बनी। तो बेसिकली ये जो खालिस्तान की मांग थी ये पूरी नहीं हो सकी और ये अभी भी चल रही है, प्रेजेंट टाइम में भी चल रही है। आपको पता होगा आउट ऑफ कंट्री कई खालिस्तानी लोग, कई सिख भाई लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि वी वांट खालिस्तान, हमको खालिस्तान चाहिए। अब क्या पता खालिस्तान मिलेगा नहीं मिलेगा, बट गोचा तो जरूर कर रहे हैं। वो करते रहिए, आप गोचा करते रहिए, हम काटते रहेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वी वांट खालिस्तान कैसे शुरू हुआ और अभी तक क्यों नहीं खत्म हो रहा है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी नए घटना के साथ, किसी नए पास्ट मूवमेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आगे आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे, पास्ट से रिलेटेड और कई प्रेजेंट से रिलेटेड। तो चलिए लेता हूँ आपसे विदा, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर योरसेल्फ।